चलिए सर, करें सर जी। कॉपीज ओपन कर लीजिए एक बार के लिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देता रहूंगा हर चैप्टर के बारे में। आज मैंने एग्जाम इनकम, पहले नाम लिख लीजिए कॉपी पे फटाफट। हेडिंग देके, डेट और डे देके आज का 26 नवंबर, नए पेज पे। 26 नवंबर 2023। पेपर के पैटर्न से पहले चैप्टर का नाम लिखो। मैंने 5-6 चैप्टर खोल लिए कि दोबारा ना आप इसको ओपन करें। एक दो आप कर चुके हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम है जी? एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको दावा दूं, आप भी पहले हेडिंग के सामने लिख सकते हैं थ्योरी। बिना कहे, बिना कहे, मतलब जिस बच्चे को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है यूनिट 1 में, ये भी सुन लो। हाँ, यूनिट आप कैसे बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं शायद आप लोग। सेक्शन ए आपका है 6 क्वेश्चन वाला, 5-5 मार्क्स वाले, 4 करने हैं। 4 ही करने हैं, है ना? हाँ, 4 करने हैं। सेक्शन बी आप बोलते हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल इनकम, एग्रीकल्चर, सारे मिक्सअप करके। और सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, उसमें वैसे 3 चैप्टर हैं। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। मैं 99% आपको क्या कह रहा हूँ, एक लेक्चर मेरा पीजीबीपी जाएगा विद थ्योरी। 99% आपको क्या कह रहा हूँ, आप सिर्फ कैपिटल गेन और अदर सोर्स तैयार करेंगे चुपचाप 30 नंबर के लिए, क्लियर कट। विद थ्योरी भी आज दिखा दूंगा कैसी थ्योरी आई हुई है, और विद न्यूमेरिकल। ओके, तो ये थ्योरी है। सेक्शन की बात करूं तो ये बी सेक्शन का है। अब नंबर पेपर बताएगा जी कितने नंबर का आता है। मे बी 5 मार्कर में पूछा जाए, मे बी कोई 15 के अंदर सब पार्ट बन के आ जाए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और राइट एनी 5 एग्जाम्पल इनकम्स, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। पुरानी बात करें तो मैं सब लास्ट से शुरू करूंगा। पहले ये फर्स्ट पेज है आपका, मैं लास्ट में चलता हूँ इसके, तो जहां पे करंट पेपर आया हुआ है, ये है जी आपका करंट पेपर आपके सामने जो इन्होंने दिया हुआ है। बाकी 21 और 22 का पेपर है। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? एक्सप्लेन एनी, आपके साथ एनी टू एग्जाम इनकम्स। तो मैं तो कह रहा हूँ यार, खुद ही पूछ रहा है, अच्छी बात है, टू पूछ रहा है, अब 3 लिखाओ, जा चक्कर है। और नंबर आपके सामने है, कितने में है? 5 नंबर में। अब 2 इनकम्स आप कौन सी लिखेंगे? बड़ी अच्छी एक्सप्लेन हो सकती है, बड़ी नॉमिनल, जरूरी नहीं कि सबको कॉपी करना है। आप कोई भी अच्छे से अच्छा लिखाइए, एचआर लिखाइए। नया पॉइंट हो गया। हम शुरू होते हैं एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट ही जो बेसिक हमारा आता है, ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम है जी, फलाना है जी। पर उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते 5 नंबर के लिए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा मुझे याद आता है कि एचयूएफ में जो मेंबर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलता है, वो क्या चीज है? एग्जाम। बिकॉज उस पे एचयूएफ ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया, दैट्स व्हाई द इनकम या शेयर ऑफ मेंबर इज एग्जाम इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स। दूसरा इसी से मिलता जुलता पॉइंट क्या है, जो पार्टनरशिप में, ध्यान सुनना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, काफी चीजें मिलती हैं। बट ये सब टैक्सेबल है। आप एग्जांपल बढ़ा सकती हैं। जो प्रॉफिट में शेयर मिलता है, जो +2 में करते थे पार्टनर्स को, एबीसी में 3-2-1 में प्रॉफिट बांटा, उस प्रॉफिट पे पार्टनर्स को कोई टैक्स नहीं देना है। हाँ, इनकम में ऐड करेंगे, बट क्या लिख के रख देंगे? एग्जाम, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(2). वो इनकम क्या है? एग्जाम। स्कॉलरशिप, अब नया वर्ड सुनिए। आपने नया पढ़ा था गैलेंट्री अवार्ड्स, याद करिए, परमवीर चक्कर, अदर सोर्स में जो आर्मी में है, जिनको महावीर चक्कर, परमवीर चक्कर, वीर चक्कर से कोई भी सम्मानित है, उनको कोई भी पैसा मिलता है, वो सारा पैसा क्या होता है? एग्जाम। मतलब जितने नए पॉइंट आप दे सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आउटसाइड इंडिया जॉब करता है इंडिया का, पर गया इंडिया बेस पे बाहर, वहां जाके उसको अलाउंसेज एंड पर्क्स, क्या चीज? अलाउंसेज एंड पर्क्स जो भी मिलता है, सारे का सारा क्या चीज है? एग्जाम। तो बहुत नए नए पॉइंट आप 2-3 बड़े अच्छे से तैयार कर सकती हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और इसके बैक, ये मुझे कंप्लीट लगता है शायद। तभी इस भाई सामने कितने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए? 15 के 15 एक्सप्लेन कर दिए, और लिखे भी कौन कौन से मैं टिक कराऊंगा। आप यहां से चलते जाएं, देखो इन्होंने खुद ही लिख दिया। ये सारा एक आंसर है। डाउट आता है सर इतना लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत डीप है, इतना तुमने पढ़ा नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप अपने बस 15 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे बस। आपको अपनी 15 हेडिंग्स, 16 हो जाए अच्छी लगेगा, हेडिंग्स याद हो। 16 हेडिंग्स हैं, या 15 मान लीजिए। मेरे अकॉर्डिंगली 3-3 हेडिंग 5 पेज पे एक्सप्लेन करिए। जो भी कह रहे थे, मान लो आप कहते हैं, मैं ही कह रहा था थ्योरी में वो देखते सार 15 का तो ऐसे आता नहीं, पैटर्न चेंज हो गया, तो वो जमाना गया। अब तो ये क्या करेंगे, 6 नंबर का, 7 नंबर का, साथ में एग्रीकल्चर विद एग्जांपल, राइट एनी एग्जांपल्स ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम्स। तो शायद आपको एग्जांपल देना पड़े, एग्जांपल पे मेन आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ली, एबीसी पार्टनर है, 3 फर्म है, रेशो इक्वल। बड़ी इजी एग्जांपल लो, क्यों पंगा पड़ रहे हो? 5-3-2 लेके बैठ गए, खुद ही फंस गए। नहीं नहीं, इक्वल पार्टनर्स, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीज। ईच पार्टनर को कितना प्रॉफिट आ गया? 1 लाख ईच। तो दिस प्रॉफिट इज एग्जाम अंडर सेक्शन 10। दिस इज पे नो टैक्स बिकॉज ऑफ फर्म ऑलरेडी पे टैक्स ऑन द
3 लाख समथिंग पे 30% टैक्स दे चुकी, रेट भी ना लिखो, उलझेंगे हम लोग। बड़ी सिंपल एग्जांपल जितना हो सके। अब ये क्वेश्चन आया था 16 में, राइट अ नोट ऑन किस पे, एग्जाम इनकम। ओपन क्वेश्चन खेल दिया, हमें बताएगा कौन, मार्क्स। 15 नंबर में है तो मैं तो मानता नहीं छोटे छोड़ के आएंगे आप लोग, 6 पेज आप खुद बोलते हैं थ्योरी के। तो पहले पेज पे एग्जाम के बारे में बात करो कि एग्जाम इनकम क्या होती है, क्या है एग्जाम इनकम। कमाई जाती है, ये नहीं कि इनकम ना कमाओ, कमाओ, बट सरकार उस इनकम पे टैक्स नहीं लेती। दूसरा उसने क्या पूछा, इसका एक और वर्जन बना के पूछा जो मेन में बोलते हैं, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, नॉट टैक्स इज पेबल ऑन देम। अगेन कितना नंबर का, 15। पहला ही पॉइंट चेक करो, बुक का कॉपी मारा हुआ कौन सा, एग्रीकल्चर। मैं हेडिंग पढ़ाऊंगा जस्ट, अभी देखो कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। नंबर 2 कौन सा, ग्रेचुटी, सैलरी में। लो याद कीजिए, ज्यादा ग्रेचुटी में क्या पॉइंट था, अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लेंगे फुल टैक्सेबल, रिटायरमेंट पे लेंगे तो दो बातें थी, गवर्नमेंट इंप्लॉई है या अदर इंप्लॉई। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, गवर्नमेंट इंप्लॉई है पूरा माफ है, अदर इंप्लॉई है दो बातें थी, क्या कवर्ड या नॉट कवर्ड, पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। बट चीज बता दूं, दोनों में माफ तो सेम था, दोनों में माफ तो 20 लाख सेम था। इन्होंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, ये देखो इन्होंने तो लॉ तक लिख दिया। अब इतना मैं सोच ही नहीं सकता कि अपन लॉ भी लिख कर आए। वो 15/26 याद है, वो कंडीशंस थी, इन विच एवर इज लीस्ट, उनमें से क्या है माफ। अगर आप एनी अदर इंप्लॉई हैं तो क्या सीन होगा, ये फिर वही दूसरा। अगर आप कवर्ड नहीं है तो 20 लाख तो सेम था, ग्रेचुटी अमाउंट तो पता ही था, तो ये हाफ मंथ सैलरी इनटू 10 मंथ्स, ओके। और ये तीसरा कौन सा लिख दिया उन्होंने, पेंशन। मोस्टली इन्होंने सैलरी के पॉइंट। अब आप कहते हैं सर इतने डब्बे हम कब कहाँ बनाएंगे, कहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉई फलाना, छोड़ दो। आप सिंपल सिंपल लिखो, फर्म का शेयर, एचयूएफ का शेयर, इंटरेस्ट फ्रॉम एनआरआई। वो डिजास्टर याद है अपना, कौन सा था वो, एक मेन भोपाल गैस डिजास्टर लीक प्लांट, वहां से जिन लोगों को उस टाइम पे पैसे मिले थे तो वो भी सारे क्या थे, एग्जाम्प्ट। फिर पॉइंट आया एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, भोपाल वाला तो पर्टिकुलर हो गया, भोपाल वाला तो पर्टिकुलर, अगर दिल्ली में मान लो डिजास्टर आते हैं, फिर भूचाल आ गए तो सरकार ने कोई कंपनसेशन दी तो वो भी माफ है, उसमें जो पैसा मिलेगा। इन्होंने तो सारा सैलरी लिख दिया, क्या लिखा हुआ है, लीव सैलरी। अब आपको ठीक लगता है तो गुड है, वरना अदरवाइज तो मैं कहूंगा रहने दो, ये भी छोड़ दो। मेन मेन आसान आसान ये एचआर तो याद है, क्या होता था अगर लॉ याद हो, एक्चुअल रेंट जितना मिला, एक्सेस ऑफ रेंट माइनस 10% ऑफ क्या था, सैलरी, और 40 या 50% ऑफ क्या था, सैलरी, अकॉर्डिंग टू सिटी, बॉम्बे चेन्नई कोलकाता मद्रास, अगर याद है। ये आ गया अवार्ड और रिवॉर्ड, अगर आपको याद हो। इनकम ऑफ माइनर, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे नया पॉइंट बता दो। माइनर अगर कोई इनकम कमाता है उस पर वो कोई टैक्स नहीं देता, उसकी इनकम क्लब, वर्ड क्या वर्ड है, क्लब, क्लब मतलब समझते हो, इकट्ठी एग्रीगेट की जाती है। अगला ही चैप्टर है अगले सेमेस्टर का, किसके साथ, मदर या फादर के साथ, जिसकी इनकम इसके बिना क्या है, हायर। बस 3 केस में माइनर की इनकम क्लब नहीं होती, ये थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। कौन से, अगर उसने इनकम खुद कमाई है, किसी स्किल से कमाई है, किसी टैलेंट से कमाई है, या मैनुअल वर्क से कमाई है, तो उस अकॉर्डिंगली। और जिस पेरेंट्स में इनकम ऐड होगी, सुनना, उस पेरेंट को 1500 रुपए की पर चाइल्ड क्या मिलेगी, एग्जम्पशन। बड़ी छोटी है बट दी हुई है। मान लो मेरे बच्चे ने कल को 40,000 रुपये कमाई, या अब दो पॉइंट है, मेरी गुड़िया ने 40,000 रुपये कमाए, कैसे, दो पॉइंट है, या तो उसने अपने स्किल टैलेंट से कोई परफॉर्म किया, कोई डांस परफॉर्म किया, वो जीत गई, जैसे आप लोग गेम खेलते हैं जीत गए, तो वो पॉइंट है, वो आपका स्किल टैलेंट है, मेरा नहीं, ठीक है। मेरे फादर ने गुड़िया के नाम पे एफडी करा दी, उस एफडी पे क्या आता है, ब्याज आता है। अब वो तो बेचारी कैसे टैक्स देगी, वो तो 18 साल से छोटी है, तो उस ब्याज को मेरी इनकम में ही क्या किया जाएगा, ऐड ऐड कर दिया, मेरी या मेरे मिसेज में ऐड कर दिया जाएगा। बट पर चाइल्ड हमें 1500 रुपए की क्या मिलेगी, साल की, इनकम वाइज नहीं, बच्चा गलती कर देता है, 1500 रुपए फ्लैट क्या मिलेगी आपको, एग्जम्पशन। अगला पॉइंट, ये तो कैपिटल गेन का पॉइंट आ गया, देखो कहाँ का पॉइंट है, कहाँ लिखी जा रहा है, मतलब आप अपने सिलेक्ट करो, मेरे अकॉर्डिंग जाना है, मैं जस्ट टिक कराऊंगा। ये भी आपका, ये वैसे बताऊं कितना पुरानी बुक का सिस्टम चल रहा है। अब ये पॉइंट अबॉलिश हो चुका, ये लिखा हुआ है ना, ये अबॉलिश हो चुका। 1038, जो लॉन्ग टर्म शेयर बेच के इनकम क्या होती थी, माफ, अब आज के टाइम पे क्या है, टैक्सेबल। आप जानती है 112A, 1 लाख तक माफ है, 1 लाख के ऊपर 10%, ये गलत है। अब ये बुक का हाल है, इतना पुराना सेक्शन ये रहा। चलो आई गया करते करा यहाँ पहुंचा बेचारा, हम इसको पहले ले आएंगे अपनी जरूरत से। शेयर रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम एचयूएफ, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम फर्म, अलाउंसेज एंड पर्क्स याद आ गया, अभी मैंने कहा आउटसाइड इंडिया, और दिल्ली एंड कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस जो किनको मिलते हैं, एमपी एमएलए, पता होना चाहिए आपको। वैसे भी एमपी एमएलए की सैलरी सैलरी में नहीं जाती, कहाँ जाती है, अदर सोर्स, इनके अलाउंसेस भी माफ है। तभी तो मैंने कहा था, जितने ये इलेक्शंस लड़ते हैं, इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन बनते हैं, टोर तो चलो है ही है कि एमपी हैं एमएलए हैं अपने गांव के शहर के,
पर मेन इनको जो फायदा है वो है फ्री एवरीथिंग। अब जो पंजाब के कई मिनिस्टर्स हैं उनको सबको कोठियां कहाँ मिली हुई हैं, चंडीगढ़ हाई फाई काम मिलेगा, पायलट जिप्सी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे, घर मिलेगा, पेट्रोल। अब एक मंत्री के पीछे 10 गाड़ियां चलती हैं, कौन देगा जी पेट्रोल का खर्चा? ये तो कंगाल हो जाएंगे। सैलरी इनकी 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, सब इनको अलाउंसेज एंड पर्क्स क्या होते हैं, फ्री। ये रहे पॉइंट आपके। मतलब ये मुश्किल लगे तो आप आसान आसान चूज कर लो, इनको छोड़ दो। डन है। इसके बाद अगर मैं चलता हूं तो मेन मेन आपको दिखाऊं, यही क्वेश्चन आपका मुझे तो बड़ा लगा था, यहाँ पे जाके था, यही वाला था। डन। इसके बाद इन्होंने फिर कोई 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, पर क्वेश्चन क्या है, खत्म आगे। ये आपका टोटल अब तक जम्पिंग में जो मैं फर्स्ट डे से आपको कह रहा हूँ जम्पिंग को क्या, यू हैव टू सिलेक्ट योर 15 पॉइंट्स। आज भी घर जाके तैयारी कर लो, 15 पॉइंट टिक कर दो। हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट तो आ ही जाएंगे यार। स्कॉलरशिप, डिजास्टर, एनी डिजास्टर, ये अपना परमवीर चक्कर, और नहीं तो छोड़ो, सारे चैप्टरों के बीच में से आ जाएंगे। इतने चैप्टरों के अंदर एग्जाम पॉइंट लिखे हुए हैं, वही काम आ जाएंगे हमारे, वही 15 लिखो। डन। इसका डन है। डन है। इसके बाद मैं आराम से चलता हूँ आपके साथ, जो आप मुझे कह रहे थे। तो कैपिटल गेन पहले डन है, तो मुझे मेरी तरफ से डन है। मैं मेरे को 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहूंगा सिर्फ। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर, व्हाट आर नॉट कवर्ड अंडर ट्रांसफर, वो अभिषेक बच्चन वाला केस, 15 पॉइंट है, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं था, वैसे बता दूं, इंडेक्सेशन केसेस बताइए कहां कहां इंडेक्सेशन नहीं होता। ये नहीं पूछेगा होता है, कहां कहां इंडेक्सेशन नहीं होता। 4 तो मैं बता सकता हूं, पर बुक में 10 है, तो मैं कहूंगा 5-6 तो याद करके जाओ यार। 5 नंबर में अगर आ गया, पेज नंबर इस टाइम राइट में याद नहीं, पर इस पेज पे हम याद है। 4 केसेस कौन से, स्लम से, फर्स्ट प्रोवाइजो फॉरेन एक्सचेंज वाला, एनआर वाला 2, तीसरा शेयर्स पे नहीं होता, चौथा डिवेंचर्स पे नहीं होता। 4 केस तो मैं बना दिया आपको, ठीक हो गया। इन 4 केसेस पे इंडेक्सेशन नहीं होता, बाकी 4-5 आप देख लेना। 4 क्वेश्चन। पांचवा सुप्रीम और लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 या कैपिटल गेन। तो चुपचाप मैंने जो आपको पढ़ाई हुई है वो है 5, 6 ही मान लो, एक बुक में थी। 54, 54 बी अकेला भी आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन एग्जम्पशन 54 डी। अब आप देखें ये कहां से पूछ दिया यार, अकेले ही पूछ दिया डी, मुझे तो पता ही नहीं 54 डी कौन सा होता है, वो गलत बात है। तो आपको याद हो डी कौन सा है, कंपल्सरी इंडस्ट्रियल एक्विजिशन ऑफ टेकिंग, कितने साल में, वहां पे जो 3 साल का टाइम है, रिसीट ऑफ कंपनसेशन से है। परचेज क्या करना है, क्वेश्चन भी क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर परचेज करने पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये एग्जम्पशन क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन थ्योरी है। दोबारा, व्हाट इज कैपिटल एसेट, और मेरे नोट्स में पहले ही है, व्हाट इज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है तो एक काम करना, रूरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो टाइम लेके बीच में एक्सप्लेन कर देना व्हाट इज विच इज नॉट अ रूरल लैंड, या उल्टा जो अर्बन लैंड है, वो इन्होंने बुक ने करा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। दूसरा, ट्रांसफर क्या है, बढ़ा नहीं सकते ट्रांसफर को, 7 ही पॉइंट है, 7 लिखने पड़ेंगे, कि जब वहीं खींची जाओ नंबर कट जाएंगे वहां पे। हालांकि जब है ही 7 है तो कैसे लिख रहा है, ठीक। ट्रांसफर किसको नहीं मानते, वो 15 पॉइंट है, प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस शेयर चले गए, होल्डिंग टू सब्सिडी, सब्सिडी टू होल्डिंग, एनी गिफ्ट और विल, ठीक है ना, पार्टीशन हो गई एचयूएफ की, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते। कहां कहां इंडेक्सेशन नहीं होती, 4। और 5वां इज द लास्ट क्वेश्चन, कहां एग्जम्पशंस बताइए 54 की, ठीक है। 5 तो मैं जानता हूं, 54, 54 बी, डी, ई, सी, एफ तो करीबी आपने, जी मैंने करवाई थी। वैसे 2 मेरे पास और पड़ी हैं, जीए, जीबी, जीएच दोनों पड़ी हैं। मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वो एक ही पेज है, जस्ट फैलाना पड़ा है मेरे पास, आप वो ले लेना अगर ज्यादा ही लेंथ देनी पड़ी, ठीक। अदरवाइज मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट है। क्वेश्चन तक आपने बड़े अच्छे से मेरे सामने सारे करके दिखाए। लास्ट के दिनों में शायद जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वही आ रहा है, वो 3 एसेट वाला, उसमें वो जानबूझ के घर रख रहा है। और देखो दिक्कत है, आपने जाते डाउट पूछा, बड़ा अच्छा था वो, कि वो क्या कर रहा है, जो बुक में क्वेश्चन करा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर मुझे याद नहीं, 8 या 9 होगा, वो घर नहीं बेच रहा। जो क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन, वो घर नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है प्लॉट, सिल्वर, गोल्ड, बन गई बात। पर जो अपने क्वेश्चन है उसमें बेच रहा है घर, और ले भी कह रहा है घर। तो हमने कहा था पहले तो घर बेच के घर की एग्जम्पशन दो, बाकी पे लगेगा 54F, वो लगता है किस बेस पे, परसेंटेज, और परसेंटेज लगाया, जहां हायर आया वहां आपने गेन माफ कराया, और लास्ट आंसर भी आपका मैच कर गया था। बाकी लास्ट के डेज में जाते हुए एक बार दोबारा क्वेश्चन में फिर करवाऊंगा आपके हाथों से, कि कर लो यार, क्या पता लगे लगाए सीधे ही आ जाए, ठीक है। तो ये कैपिटल गेन का मेरे अंडर से डन है। आपको कुछ मिले
ग्रुप में सेंड कर रखी है पीडीएफ, कभी स्क्रॉल करते हुए कुछ आ गया सामने आ गया, सर ये नहीं पता चला क्या चीज है, एनी टाइम मुझसे पूछो। तो कल से मैं आपके अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ, आज मेरे अकॉर्डिंग पर खत्म हो जाए, मैं दोबारा थ्योरी पे बात नहीं करना चाहता बार बार कि मैं रीड करवाऊँ, अच्छा नहीं लगता। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, नहीं समझ आता एनी टाइम एक्स्ट्रा लेके चाहे टाइम मेरे पास आ जाओ, मैं कल से न्यूमेरिकल भी रहूंगा। डन। अब ये रहा जी आपका बेसिक कंसेप्ट, पहला चैप्टर। इन्होंने दिया बहुत कुछ हुआ है, मैं पहले अपने पेपर के अकॉर्डिंग चलूंगा, इनका नहीं देख रहा, ये तो बेचारे बहुत कुछ लिख जाते हैं, इनका क्या है। ठीक है, ये देखो चलते जा रहे हैं, पेज भी बहुत दिए बेचारे ने। एक मेन क्वेश्चन, अगर आपको बहुत पुरानी बातें वैसे पर याद हो तो अच्छी बात है, एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस, कुछ याद आया होगा, टू द जर्नल रूल दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टू बी टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। अगर किसी को याद हो पुराने, हाँ, तो मेरे पहले 3 लेक्चर्स का कमाल है कि 5 केसेस ऐसे हैं, वैसे हम प्रीवियस ईयर का टैक्स कब देते हैं, नेक्स्ट ईयर हमेशा, बट 5 केसेस ऐसे हैं जिसका टैक्स आपको सेम ईयर ही देना पड़ता है। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, इंडियन नहीं, इंडिया तो बात ही क्या है, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, तो उसका टैक्स लगता है प्रिजम्पटिव बेस पे, ज्यादा नहीं लिख के आना, बस इतना ही पता है मुझे। नंबर 2, अगर आप परमानेंट इंडिया लीव कर रहे हैं, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, साफ करके मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, तो यू हैव टू फर्स्टली क्लियर योर टैक्स ड्यूज इन द सेम ईयर। आप कहते हैं नहीं नहीं टैक्स तो अगले साल होता है, मैं क्या होता है, बट आप परमानेंटली जा रहे हो तो आपको टैक्स अभी देके जाना है। 2 पॉइंट। नंबर 3, एओपी बीओआई फॉर्म्ड, एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे मैंने एग्जांपल दी, दिल्ली गए हम लोग, हमने एक क्या बोलते हैं कार्निवल सा, एक फेस्टिवल सा लगवाया, 3 लोगों ने 3-4 दिन के लिए हमने एग्जीबिशन लगवाई, पैसे पूसे कमाए, बांट लिए, घर आ गए। अब कहते टैक्स कौन देगा, अगले साल। अगले साल कौन मिलेगा, आज इकट्ठे हुए और हो गया काम। जब मैं कहा था आप ग्रुप पे जाती हैं घूमने फिरने, सारे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, तो हम लोग फॉर द टाइम बिंग के लिए फोटो शेयर करने का बड़ा चक्कर होता है, यार फोटो दे दे, मेरी फोटो दे दे, तो हम कॉमन एक ग्रुप बना लेते हैं, सारी फोटोज के अंदर, और 3-4 दिन के बाद ग्रुप बंद हो जाता है, अबॉलिश हो जाता है। सेम उसके 3 पॉइंट दोबारा, शिपिंग बिजनेस ऑफ एंड परमानेंटली लिविंग इंडिया, ऐसे याद होना चाहिए आपको। तीसरा, हाँ अच्छी हेडिंग बन जाएगी, एओपी बीआई फाउंड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, उसके लिए 3, डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, अगर बिजनेस ही आपने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू। 4, पांचवा, यू हैव टू ट्रांसफर योर एसेट्स, आप अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर अवॉइडिंग द टैक्स, टैक्स बचाने के लिए, कि कल को मैं कहूं जी टैक्स और आप कहें जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, नहीं, पहले आपको पैसे पूरे करने पड़ेंगे सरकार के, फिर आप अपनी एसेट बेचिए। दूसरा क्वेश्चन फिर आया, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनकम, देखो लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये बहुत जरूरी है, पेपर में आप बाद में घर कहते हो सर ये क्वेश्चन था, मैं तो कुछ और लिखाई, फिर नंबर खराब करने वाली बात है। जब लिखा हुआ है वो 5 नंबर की लेंथ है, 5 पॉइंट्स है, आराम से लिखो। अगे अगे स्टेट द केसेस व्हेन प्रीवियस ईयर इनकम इज चार्जेबल टू द सेम ईयर। हाँ, मैं इतनी अच्छी लेंथ तो नहीं दे सकता, बट पॉइंट अपने अकॉर्डिंग है, जैसे नंबर 1 आपके साथ। हाँ, इतना लेंथ तो नहीं दे सकते, ये तो कॉपी करेंगे बुकिश लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेज आप पता नहीं कॉपी कर सकते। हाँ, यू हैव टू स्टिल रीड, और रेट भी मैं आपको बता सकता था 7.5% होता है फेयर का। अब एक शिप है, ऑस्ट्रेलिया का शिप है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ होंगी, ऑस्ट्रेलिया, उसका अकाउंटेंट कहाँ होगा, सीए कहाँ होगा, सीपीए जो भी है ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया आया, आप उसको कहते टैक्स दे, वो कहेगा जी मैं क्या कमाता हूँ तुझे क्या पता है, मेरा क्या खर्चा पानी है, फेयर वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग बहुत कुछ है। मैं क्या, फिर यार बात तो सही है, अब कहाँ ऑस्ट्रेलिया वेट करेंगे, कहाँ बुक्स मंगाएगा, और हर जर्नी पे टैक्स है, तो हम उसको एक बोलते हैं प्रिजम्पटिव प्रज्यूम्ड, 7.5% हमने उसकी क्या मान लेते हैं हम लोग, इनकम। मैं तो ये बता पूरे शिप का तूने ये सामान लेके आने का, जैसे मैं कहूँ एक ड्राइवर को पूछूं, तो यहाँ से मान लो कटरा जाना है, माता वैष्णो देवी जाना है, कितने पैसे लेगा, कहते ही 15,000 रुपये। तब आप सोच रहे हैं क्या क्या कमाता है, इनोवा कार है क्या, एवरेज आप अपना हिसाब लगा लेते हैं, इतना तेल लग गया, इतना डीजल लग गया, इतना टोल प्लाजा की पर्ची लग गई, इतना ये मार्जिन है। वो कहते हैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये बता कितना किराया लेते हैं, कहते 15,000। उस 15,000 का 7.5% हम मानते थे इनकम, बस बात खत्म। अब पूरा शिप है, उसमें कितने लोगों का हिंदुस्तान का सामान आता होगा, मतलब पूरे शिप का उसने जो किराया चार्ज किया चलने का, जी क्रूज अब कहते हैं सिंगापुर वगैरह में, तो कितने जी, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख का 7.5, 75,000 रुपए आपकी इनकम है इंडिया में, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, वेदर यू आर एनआर, फॉरेन कंपनी, इंडिविजुअल, क्या है आप बाहर के क्या नहीं, इसलिए। और ये रहा दूसरा पॉइंट, चेक करो, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, साफ लिखा हुआ है। अगला एग्जांपल आपके सामने, मैं इतना एग्जांपल नहीं लिखा, ये मेरा तीसरा पॉइंट, एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, ये तो आपने घर की एग्जांपल आप जानती हैं। फोर्थ पॉइंट, असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर
प्रॉपर्टी, लाइकली वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाला है टू अवॉइड टैक्स। एंड द लास्ट वन डिसकंटिन्यूड बिजनेस। हाँ, लैंग्वेज आप इससे देखो, सीखो ये क्या बना रहा है, एक बार पढ़ लोगे भूलोगे नहीं। डन। इसके बाद चलते जाएं तो ये फिर आ गया, क्या आ गया, हु इज रिगार्डेड एज एन एसएससी अंडर इनकम टैक्स, राइट द प्रोविजन रिगार्डिंग एसएससी। तो ये क्वेश्चन नहीं मैंने कभी देखा, मैं आपको सही बताऊं, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। आप देख सकते हैं, पर 2009-2011 का है, इतना स्टाइल पुराना हम मानते नहीं। 2018 तक लगे तो इसको एक और आपको थ्योरी देखना पड़ेगा। ये आ गया जी आपका पर्सन क्या होता है आपके सामने, और ये फिर आ गया बेसिक प्रिंसिपल, ये तो कभी आया नहीं, वैसे 2020 में आया था एक बार। ये 5 नंबर में नया क्वेश्चन है, आप नहीं लिख पाएंगे एकदम से, पर ऑप्शन में जाएगा। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पहले तो टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट, वही 1961, या चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन, जो 231 में लिखा हुआ है। 231 कौन है, पर्सन, अगर उस पर चार्ज आता है तो उस पर टैक्स लिया जाएगा, और रेट वो होगा जो 1961 में लिखे हुए हैं। और ये लिखा हुआ है कुछ और, जनरल पॉइंट खत्म। ये मेरा चैप्टर था। इसी के अंदर दूसरा आ गया कौन सा जी, बेसिस ऑफ चार्ज, आई थिंक सो ये रेजिडेंशियल है। लो, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, मैं टिक करूंगा बस, आप मुझे खुद एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या लिख कर आएंगे पेपर में। हाउ विल यू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। बोलो जी क्या सोचते हैं इसके बारे में, अगर इतने क्वेश्चन सोचे तो। असेसी का, असेसी का नहीं, पहले तो सबका लिख के आएंगे, सिर्फ इंडिविजुअल का, सबका असेसी पूछे पेपर में 5 नंबर में आएगा, उस साथ में क्वेश्चन पूछ के सिर्फ इंडिविजुअल का, कोई एचयूएफ नहीं, कोई फर्म नहीं, कोई कंपनी नहीं, पॉइंट पॉइंट वाली बातें कुछ नहीं। तो और व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस, एक्सप्लेन द प्रोविजन डिटरमाइन, ये देखो क्या पूछ रहा है, इंडिविजुअल। पहले पूछा स्टेटस बताओ क्या होता है। मैं जब तक इसकी बातें जानता हूं तो थोड़ी बातें आप मुझसे को सुन लेना, फिर इतनी क्या हो जाएगा। अगर हम स्टेटस की बात करें, इसको सारा छोड़ते हो, ये सारा छोड़ दो। स्टेटस की बात करें तो देखो जी, दो हैं, आर है या बंदा क्या है, जल्दी बोलना, है ना। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो दो लोगों का स्टेटस एक तरफ, कौन कौन, इंडिविजुअल एचएफ एक तरफ, और बाकी सब अदर एक तरफ। वैसे अदर नहीं होता, अदर में कौन आता है, फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी, कंपनी अलग, कंपनी का एक और वर्ड बोलते हैं, कंपनी को मैं अभी के लिए अलग कर लेता हूं, सुनना पहले तो। इंडिविजुअल एचएफ के लिए एक बात और पूछी जाती है, अगर आर है, मैं कहा चलो हो जाएगा, क्या वो ओ आर भी है या एन ओ आर भी है, मतलब ये क्या बोला है, ऑर्डिनरली, मैंने तो कहा था इसको डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली। अब बड़े ध्यान से सुनना, जिसको मैं बोलता हूं, एक चीज क्या है मेरी, बेसिक टेस्ट, जो मेरा नाम है, अगला मैं नाम बोलता हूं एडिशनल टेस्ट, पहले नाम समझो, बेसिक टेस्ट। अगर आपने आपने मतलब इंडिविजुअल या एचयूएफ, पहले तो बात करें इंडिविजुअल की, एचयूएफ भी नहीं, इंडिविजुअल की, रेजिडेंट बनना है तो 182 और मोर, मोर मतलब 182 भी है तब भी काम चल जाएगा। स्टे, कहां पे क्या वर्ड बोल रहा हूं, स्टे है इन इंडिया में कौन से साल में, आरपीवाई, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मैं क्या, ये तो मुश्किल है, और फॉर अ पीरियड और पीरियड्स, मतलब ये नहीं कि कट है ही 182 डेज, नहीं नहीं, आज इंडिया में हूं, 30 दिन बाद बाहर चला गया, फिर 40 दिन के लिए इंडिया आ गया, फिर 10 दिन के लिए बाहर चला गया, इन एग्रीगेटिंग टोटल। और जिस दिन इंडिया से जाएंगे, जिस दिन इंडिया आएंगे, दोनों दिन इंडिया काउंट करे जाएंगे, ऐसे बेसिक पॉइंट। मैं कह तो मुश्किल है, कहते और एक, टेंशन ना लो, एक और टेस्ट है, 60 दिन, ध्यान से सुनना, और मोर, मैं कह ये ठीक लग रहा है, 60 दिन ठीक है, मोटा मोटी 2 महीने हैं, और दिन है तो दिन में ही है, मतलब 10 दिन आ गए, 20 दिन चले गए, 30 दिन आ गए, 40 दिन आ गए, रिकी पॉन्टिंग वाला केस 100 दिन वाला, तो 60 दिन ठीक है, और मोर, एंड ऐसे नहीं छोड़ेंगे, 365 और मोर, इसमें प्रीवियस कितने सालों में, रेलेवेंट को छोड़, ये 60 दिन किसमें रहना है, आरपीवाई, 60 दिन इस साल को छोड़ के पिछले 4 सालों में, कोई चार, पिछले मतलब कोई चार में से कोई छोड़ सकते हो, 365 और मोर इंडिया में आ जाओ, तो मैं स्टे हो जाओ, तो मैं रेजिडेंट बोल दूंगा। सर इनमें से अगर कोई भी कंडीशन ना हुई तो आप नॉन रेजिडेंट है। अगर एक भी कंडीशन आप दोनों में से, इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी, तो आप मेरे क्या बन जाएंगे, आर। आर बने नहीं तो अगला क्वेश्चन ये था, क्या आप ओ आर हैं, क्या आप एन ओ आर हैं। अगर ओ आर बनना है
तो यू हैव टू मेट द एडिशनल टेस्ट, और उनकी कितनी कंडीशन है साहिल? दो, दोनों सेटिस्फाई करनी है, बोथ। अब वो दो क्या है अगर बात करें, आप इंडिया के क्या होने चाहिए? रेजिडेंट, रहना नहीं है, अब रिजाइड्स नहीं है, रेजिडेंट होने चाहिए। कितने जी? 2 और मोर, मोर तो फिर तो अच्छी बात है, इतना टाइम नहीं, कम से कम 2 साल। कितने? प्रीवियस 10 सालों में। तो मैं कहा बहुत टाइम है। आरपीवाई छोड़ दो, आरपीवाई आपका 22-23 है, 22-23 छोड़ के पिछले 10 सालों में कोई 2 साल, कोई 2 साल इंडिया के क्या बन जाओ? रेजिडेंट। मैं क्या बन जाऊंगा। एंड दूसरा टेस्ट, मैं क्या, अब क्या हो गया? एंड क्या है? 730 डेज और मोर, जहां दिन आ गए तो दिन वाइज चलना है, मंथ नहीं करना। स्टे, यहां स्टे चाहिए मुझे आपकी, पर दिन में है जैसे मर्जी कर लो। पिछले कितने 7 ईयर में? 7 प्रीवियस ईयर्स में। यहाँ के रिकी पॉन्टिंग वाला केस फंस गया था, क्योंकि 100 दिन हर साल आता है, तो 7 सालों में 700 ही हुए, 730 चाहिए। तो हाँ कि वो आर तो बन गया था, पर ओ आर नहीं बन पाया, एन ओ आर हो गया था। उसका रीजन बात की बात है, देखते हैं क्वेश्चन आता नहीं आता। तो ये हो गया एडिशनल टेस्ट, अब तक की कहानी। ठीक है, इसमें फिर एक्सेप्शन आई 3 लोगों को लेके। एक्सेप्शन, जो आपने फर्स्ट टेस्ट चेक किया था ना 182 और 60 वाला, मैं क्या जी, मैं 3 लोगों के केस में सिर्फ एक ही टेस्ट चेक करूंगा, कौन सा? 182। ये टेस्ट ओपन ही, मैं बताऊंगा ही नहीं आपके लिए दूसरा रास्ता। जैसे आप मुझे कहो सर जी कोई और टाइम, में है ही नहीं है, वरना आप कह भी देंगे कि चले यार तेरे लिए टाइम और कर देंगे, तो आज आ नहीं सकता, कल आ जाइए। पर इन 3 लोगों के लिए, 3 लोग कौन है? जो इम्प्लॉई है आउटसाइड इंडिया, बाहर नौकरी करते हैं। दूसरा कौन है? क्रू मेंबर, जो शिप पे काम करते हैं, क्रू मेंबर। और तीसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया घूमने आते हैं, विजिट, या इंडियन सिटीजन, जो इंडिया आते हैं सिर्फ किसके लिए? घूमने के लिए। तो मैं क्या, अगर तुम्हें इंडिया का नागरिक बनना है, तुम्हारे लिए तो एक ही टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? 182 और मोर। इतने में ये बोल पड़े, जो अमेंडमेंट आई थी, सर तो मुश्किल टेस्ट है। मैं क्या, क्या हो गया? कहते जी, मैं क्या, चल तुम दो तो जाओ, इंप्लॉई और क्रू मेंबर के लिए तो एक ही टेस्ट है। इनको मैं साइड पे ले आया। किनको? पर्सन ऑफ इंडियन रीजन। हम किसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन रीजन? जिसका जन्म, उसके फादर या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ हो? इंडिया में भी, अंडर इंडिया। मैं, तुम सुन लो, चल तुम्हारे लिए हमें भावना है, तुम फॉरेन में रहते हो, काम काज फॉरेन में करते हो, बिजनेस भी वहां सेट है, बस इंडिया के आते हो घूमने के लिए। अगर तुम्हारी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, कौन सी? अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इंडिया में 15 लाख रुपए से साहिल क्या है ज्यादा, फिर मैं तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता ओपन कर सकता हूं, वरना तुम्हारे लिए भी कोई रास्ता ओपन नहीं है। तो पहला आंसर याद करो। मान लो जी नहीं है इनकम, तो फिर चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारे लिए 182 और मोर ही है बस। अगर रेजिडेंट बनना है तो आ जाओ, वरना रहने दो। मैं कह जी नहीं, मेरी इनकम 16 लाख रुपए है, और टोटल इनकम मतलब आफ्टर डिडक्शन, LIC वगैरह जो भी काट कूट के है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा है, फॉरेन सोर्स, आप मुझे गनाई जा रहे हो कि मेरी फॉरेन में 2 करोड़ की इनकम है, मैं कह चाहे 1000 करोड़ की हो, फॉरेन में हमें क्या मतलब? इंडिया में बता तेरी क्या इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। जैसे मैं कहूँ जी इंडिया में मेरी FD है, इंडिया से मुझे रेंट आता है, इंडिया से मुझे फलाना आता है, ये आता है, तो मैं तेरी बात सुनूंगा, फिर तेरे लिए मैं यशिका ये रास्ता ओपन कर दूंगा। बट 60 की जगह कितने दिन? बस, या करने का तरीका। जब इसको लिखना पड़ जाए ना, तो कितना मर्जी लेंथ दे दीजिए, इंडिविजुअली ना माना है, SSC तो छोड़ो, इंडिविजुअली ना माना या अकेला 6 पेज भर दे बेचारा, अच्छे से अच्छा लिख लिख के एग्जाम्पल लिख के, तो इसलिए 120 दिन। बट इससे दावा कराया गया, अगर तू ऐसा बंदा है तो मेरे लिए आर तो बन जाएगा, बट हमेशा क्या रहेगा? एंड, मतलब मैं तेरे पे एडिशनल टेस्ट चेक ही नहीं करूंगा। ये एक ओवरऑल सा फंडा है, इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना आपको समझ आए। ये आगे मेरी वाली बात, ये थोड़ा लिखते हैं बुकिश लैंग्वेज की तरह है, तो फॉन्ट है ना, प्रॉपर डिजाइन है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो एक्सेप्शन जैसा आपका पेपर में मन करे वैसा एक्सप्लेन करें, आपका मन करे पहले इंडिविजुअल करना है। HUF में उल्टा है। HUF में सिंपली वर्ड क्या है? अगर HUF ने क्या बनना है, ध्यान सुनना, आर या क्या है ना, तो सिंपल एक वर्ड है, वो है कंट्रोल एंड क्या वर्ड है? मैनेजमेंट, CM। जो मैं वर्ड बोलता हूँ, KMP तो कंपनी में है, CM कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली, और क्या वर्ड है? पार्शली। यार रखना सिर्फ यहीं पे है वर्ड, ये पार्शली, वरना सब जगह होली वर्ड है, यहाँ पार्शली भी चल जाएगा।
एचईएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्शली अगर इंडिया है, ध्यान समझना, तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज खत्म। सीधी बात है। सर मान लो होली या पार्शली में तो फिर सारे ही फंस जाएंगे, मतलब उल्टा पढ़ लो। एचईएफ को उल्टा क्वेश्चन लिख के आया करो, एचईएफ को एनआर कब कहेंगे उल्टा? मैं क्या उस साल कहेंगे जिस साल होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे है जी? आउटसाइड इंडिया। उस साल एचईएफ को एनआर कहेंगे। चलो अगर मान लो आर बन गया एचईएफ, तो मैं क्या एचईएफ का भी आगे टेस्ट है साहिल, ओआर या कौन सा? एनओआर बिल्कुल है। वही 730 दिन और मोर कितने सालों में? 7 साल में। 2 साल आउट ऑफ कितने? 10। बट ये कंडीशन सिर्फ मेट करनी है किसको? कर्ता को, और किसी को मेट नहीं, खत्म। ये एचईएफ है बस। फर्म एओपी बीओआई सुन लो एक लाइन। होली कंट्रोल इंडिया है, होली है शायद वहां पे पार्शली नहीं है, मेरे हिसाब से बुक्स देखना पड़ेगा। होली इंडिया है तो रेजिडेंट, होली बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। खत्म। लास्ट बचा कंपनी। कंपनी कहता है पहली बात तो हमारे यहाँ पे दो ही वर्ड होते हैं, आर या ओआर। ओआर होते ही नहीं। मैं क्या आर का क्या पॉइंट है, तो वहां पे दो पॉइंट्स हैं। अगर तो कंपनी कौन सी होनी चाहिए बच्चे? इंडियन। अब इंडियन कंपनी है फिर तो बात ही खत्म। या रिश्बा उस कंपनी का पोएम कहां पे हो बच्चे? इंडिया। पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पर आपकी बुक ने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचे टेबल बना के 50 करोड़ से कम है तो उसके लिए मैं पॉइंट चेक नहीं करूंगा। मतलब छोटी मोटी कंपनियां फॉर्म की 40 करोड़ की, तो क्या चेक करना उसके लिए पॉइंट वगैरह, कहीं भी छोड़ तो रहने, तो उसके लिए हमेशा एनआर है। मतलब बड़ी कंपनीज के लिए हम पॉइंट वगैरह चेक करेंगे, कोई छोटी कंपनी के लिए तो पॉइंट बैठती भी नहीं होगी, मतलब मैनेजमेंट बैठती भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे लिखा पड़ा है, मेरे एंड पे डन है। इसको आप एक बार खर्चा के दे, लो आ गया, इसकी मैं वेट कर रहा हूँ। मतलब अगर बुक से ना मिले, इसका फायदा ये है एक ही प्लेस पे सारा सामान दिया हुआ है, अगर प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना है, वरना आपके सामने। ठीक है, और वन टाइम पढ़ लेंगे, पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये रहा आपका अपना कौन, फर्म और एओपी। और जिसके लिए मैं कह रहा था आदित्य, ये देखो अब मिक्स मत करना। एचयूएफ में होली और क्या है? पार्शली। यहां सिर्फ, हाँ ये याद रखना, पेपर मिक्स कर दोगे कुछ भी दिखाते हो, ये दोनों ही चल जाएंगे नहीं। और ये रहा आपका लास्ट बच्चे कौन सा? बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ है, बड़े अच्छे से टेबल फॉर्म में पेपर में आप भी लिख के आ सकती हैं। हाँ बॉक्स अपने लो, इज द कंपनी इंडियन कंपनी? यस, तो फिर तो बात ही खत्म हो। अगर नो है तो आप पूछेंगे वेदर पोएम ऑफ द कंपनी इज इन द रेलेवेंट, हर साल इंडिया में है, मैं कहा यस, फिर भी बात नहीं है, कंपनी इज नॉट रेजिडेंट, क्या बात है। आप इसको टेबल फॉर्म में लिख देंगे, कंपनी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन, इंडियन या पोएम इंडिया, कोई कंडीशन टूटी और खत्म। ये फ्लो चार्ट सा बना दिया, और इसके बाद डन, तो खत्म। ये फिर आ गया एक्सप्लेन इनकम विच आर डीम टू एक्रू और राइज, 5 नंबर में आया हुआ है 2011 में। और डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम कौन सी दिया था आपको? 5 इनकम, 6 इनकम होने पड़ी थी। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, receive outside India, income receive in India या deemed to receive in India and accrue outside India, income accrue outside India, बस सुनना, receive outside India but control from India, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, income accrue outside India, receive outside India, यहाँ पे क्या था? from any connection any other source, वो पॉइंट था। और लास्ट था कोई भी पास्ट अनटैक्स्ड इनकम आप इंडिया में आज क्या करते हो? जस्ट रिमिट। तो वही पॉइंट्स है, मतलब पता हो लिखना क्या है। यदि हम पेपर में कहें जी आता तो था पर क्वेश्चन नहीं समझ आया वो क्या पूछ रहा है, मैं कुछ भी लिखाई। तो ये डीम्ड इनकम का मतलब वो कौन कौन सी इनकम टैक्स करेंगे, ये देखो वही है। कोई प्रॉपर्टी वहां पे बेची करी सारी वही आ गई। ये फिर आया जी 14, 17, 15, 3 बार, 2 बार 15 15, वही है क्या? देखना, देखो। और इसको के वर्ड बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेजिडेंस। कई पेपर में वर्ड आया आपके सामने इंसिडेंस से भूल जाए, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस। याद आ गया चार्ट? यस नो यस नो, मतलब करे थे हमने, क्वेश्चन काफी करे थे, एक क्वेश्चन छोड़ा था, बाकी सारे कवर थे हमारे। देख लीजिए, कभी क्वेश्चन तो नहीं आया आज तक, बट वेटिंग फॉर, अगर आया तो मैं रेडी रहूंगा, इसके लिए तैयार है अपना। ठीक है, हाँ जी, 5 नंबर में बड़ा नहीं है इसका। अब तो बड़ा आना बंद ही कर दिया इन्होंने। बड़ा आएगा आपको जी हाउस प्रॉपर्टी, बड़ा आएगा सैलरी, या कैपिटल गेन भी जरूरी नहीं, अभी दिखाऊंगा कि और पार्ट्स में आ जाता है। 8 नंबर का कैपिटल गेन, 7 नंबर का अदर सोर्स। कोई पीजीबीपी की ये लॉटरी खोल देते हैं केवल 30 नंबर में, उसी का न्यूमेरिकल, उसी का थ्योरी, तो चक्कर में प्रॉपर तैयार कर रहे हैं। बाकी ये देखो ये भी थ्योरी आया हुआ है, दोबारा से चेक करो, दोबारा थ्योरी आया हुआ है। पर नो नोट करना,
हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ HUF, पहले ये बताना है आपने, इसने लिख दिया सेम एज। एंड मेन ये रखना था पेपर में, अगर ये वर्ड आपको कहीं दिख गया ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स दिख गया, चुपचाप ये टेबल बना देना, पूरे नंबर आएंगे, सिंपल। और उसने पूछा भी किसका है, NOR का, पर अब सारा नाम बनाया ना, पता नहीं चलता हमारा, हमेशा वही है ना, तीनों ROR NOR NR, इन्होंने सिर्फ किसका पूछा है, NOR। पेपर में होती है गलती, क्या होता है कि आपको ना जब कराया जाता है आप तीनों करते हो, ROR NOR NR, पेपर में उसने पूछ लिया सिर्फ NR, हमें याद है नहीं जी, तीनों बना के आएंगे, तीनों ही बनाने थे, सिर्फ एक बनाना है, देखो। और ये 2020 में फिर आपके सामने टिक कर रहा हूँ, 15 नंबर में आया हुआ है रिपीटेटिव, मैं जो बार बार एक ही क्वेश्चन कह रहा हूँ, ध्यान समझो। सेक्शन 5 डिपेंड ऑन SSC, कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड एप्लीकेबिलिटी रिगार्ड टू, सारा चैप्टर स्टेटस बताओ। और ये इंडिविजुअल के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, ओवरऑल स्टेटस, ये देखो आपके सामने। अभी इसमें क्या एक्सप्लेन करता है, किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, थोड़ा ही करें, ज्यादा नहीं करा, वही पैट इंडिविजुअल को लेके। और अगला क्वेश्चन लो आपके सामने ही करवाए थे, एक बार ट्राई करना। लो जी, 2020 में आया हुआ था, एक बार ट्राई कर लीजिए, 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, शायद आपको समझ आ जाए मेरी बात। देखिएगा, अभिषेक का इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, कब छोड़ के गया इंडिया, 17-18, लिख लीजिए एक बार, ऐसे लिख लीजिए कॉपी पे, 17-18 में फर्स्ट टाइम उसने इंडिया लीव करा, फर्स्ट टाइम, लिखिए प्रीवियस ईयर 17-18, गलती मत करना, ये छोड़ के गया उस टाइम, क्वेश्चन तो हम आज के लिए निकालेंगे, तो बच्चा कहता है हम 17-18 का क्यों निकालेंगे, तो यार निकालेंगे तो आज के अकॉर्डिंग बताना तो पड़ेगा। वो इंडिया छोड़ के कब गया, 17-18 छोड़, लिख लिया, प्रीवियस ईयर 17-18 ही लीव्स इंडिया, हो गया, जो भी नाम है अभिषेक। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, नोट करो, पहले ईयर लिखो लाइन में, 17-18 फटाफट लिखो, 17-18 उसके नीचे 18-19 आराम से, उसके नीचे 19-20, उसके नीचे 20-21 एंड उसके नीचे 21-22 आराम से, 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22, कितने हुए चेक करना, 5 हो गए, चेक करो 5 हो गए। डेज लिखो उनके सामने, डेज लिखो, 40 डेज, 87 40 87 60 180 62, मैं तो रैंडमली आपसे ट्राई करा रहा हूँ कि आपको आता नहीं आता, देख लेते हैं। 40 87 60 180 62, लिख दिया, ओके। क्वेश्चन सुनते हैं, अब ऐसे ही शुरू होंगे, पहले सुन लिया। डिटरमाइन स्टेटस अंडर सेक्शन 6, अंडर सेक्शन 6 होता है प्लेन, बिल्कुल पहले वाला 6-1, ठीक है ना, 6-6 एडिशनल, या नहीं करना, अब सुनना है। फॉर द असेसमेंट ईयर किसका, 22-23, पहले तो आपको पेपर में जो आने वाला है वो आएगा 23-24, देखो पुराना हो गया ना, चेंज नहीं करते, पर आपका 22-23 के अकॉर्डिंग लिखो, AY 22-23, साफ साफ लिखो, AY 22-23, तो AY 22-23 है, तो इसका प्रीवियस कौन सा बनेगा, लिखो, लिखो प्रीवियस ईयर 21-22, PY 21-22, बड़े बड़े शब्दों में बॉक्स करके। अब मुझे ये सोच के बताओ, अभिषेक है, कोई कंपनी तो है नहीं अभिषेक, तो ऑब्वियसली इट्स अ इंडिविजुअल, अपना दिमाग लगाना, मजा उस बात का है, क्या लॉ लगना चाहिए इंडिविजुअल पे, बेसिक टेस्ट क्या था इंडिविजुअल का भी लिखवाया था मैंने आपको, वो तो लग नहीं रहा, क्योंकि 21-22 में चेक कर कितने दिन है, समझे, 182 और मोर कहां पे था, इन द RPY, रेलेवेंट में तो है ही 62 डेज, वो तो बन नहीं पा रहा। दूसरा टेस्ट क्या था, 60 और मोर इन RPY, थोड़ी सी वाई वाई, 62 है 60 है, चलो बन जाएगी बात, बट पिछले 4 सालों में टोटल लगा, क्या वो 365 बनता है, कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर से करके देख लो, पिछले 4 सालों में 180 60 240 कर लो, बनते हैं यार, कहते हैं नहीं, बन तो रहे हैं, पहले ही नानो कर जा रहे हैं, मैं क्या कहते ना ना ना, 240 और 87 भाई बात हो गई, 327 और 40 367, बन तो गए यार, 367, बनने कितने चाहिए थे, 365 और मोर बच गया, रेजिडेंट है। और मजेदार चीज तो अब सुनना, और अगली कंडीशन भी आपको बताऊं, और भी है, क्यों, पहली बार तो 17-18 में छोड़ के गए, पहली बार तो 17-18 में छोड़ के गए, अगर मैं 21-22 से बैक 10 साल जाऊं, इंडिया में तो था, 7 साल भी जाऊं तब भी इंडिया में था, तो उसको चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अब लिखने का स्टाइल आपका देखो, अगर ये समझना है फिर तो काम खराब है यार, ऐसा 5 नंबर में वो डाल सकता है। अब हम देखी जाए ये कैसे कर गया, तो एक बार सीख लेंगे, पेपर तक तैयारी और होगी। ये देखो, ये रहा 6-1 में नहीं बोला था, और यही लॉ बोला था, अगर याद हो, यही बोला था, डन है। और ये रहा आपका, ये तो पागल हो गया, ये तो इतना ज्यादा लिख रहा है एक्सेप्शन, ये करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई,
न्यूमेरिकल्स है तो सेट ऑन द न्यूमेरिकल, ये लिखने की जरूरत नहीं आप फलाना है तो क्या होता, नहीं 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 नहीं, तो इसलिए छोड़ देंगे। इन्होंने यहाँ पे ये गलत लिया क्या इन्होंने, ये देखो दिमाग खराब, ये देखो ये असेसमेंट ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग बता रहा है, आप किसी अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, ना 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 अपना चीज है, अपना असेसमेंट ईयर है 22, वही कह रहा हूँ। आप पिछले के अकॉर्डिंग तो बनता ही नहीं था, कारण क्यों, वो 365 ही नहीं बनने थे पिछले 4 जो थे, 17-18 में कब गया वो नहीं पता था, चक्कर ये है। डन। इसके बाद लो जी, कुछ याद आया, हाँ जी। बिल्कुल जी, हल्का सा, जितना आपने करा अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जैसे रेजिडेंट का लॉ क्या है वही 182 और मोर इन द आरपीवाई, और 60 और मोर, जितना आप अच्छा लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इनको कॉपी करना, ये तो पागल है, इनको लिखने लगी फिर तो आप रह जाएंगे पेपर में, 5-5 नंबर का कहाँ लिखेंगी, एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं ना, बिल्कुल भी। हाँ, एडिशनल टेस्ट हो सके तो मैं कहूंगा जरूर लिखो, एडिशनल टेस्ट जरूर लिखो, पर लिखा नहीं, आर प्लस ओ आर बनना है, बिल्कुल बिल्कुल जी, ओ आर के लिए ही एडिशनल टेस्ट है, दोनों है एंड है, बोथ, तो आप बोलते हैं बेसिक वाले में और है, आगे वाले में है, और भी बेसिक वाले में सिर्फ इंडिविजुअल में है, उसमें तो है ही नहीं, तो होली और पार्शली इंडिया, एचयूएफ में अगर आर बनना है होली या पार्शली इंडिया तो बन गए यार, सिंपल सी बात, दोनों 730 दिन और मोर, और 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इंडिया, रेजिडेंट, रिजाइड नहीं रेजिडेंट, डन है जी। ये 2003 में आप चेक कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था 2003 में, मतलब बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और उसके बाद ये इसका आंसर है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर चलते जाएं, उसके बाद 2004 में आया था, उस टाइम आते थे मतलब ये क्वेश्चन, उसके बाद थ्योरी आ रहा है लगातार, पर हमारा तैयार है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं, एक दिन इस पे प्रैक्टिस लगेगी और एक कवर हो जाएगा। उसके बाद 2005 में आया, अगर आप देख पा रही हैं, 2008 में आया, मतलब करंटली अगर मैं पेपर देख पाऊं तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं, हार्ड टू हार्ड कौन सा आया हुआ है, 2016, ये रहा, देखो हार्ड टू हार्ड 2016 में, नंबर कितने का आया हुआ है, बताया ही नहीं, नंबर बताया ही नहीं, और 2017 दिसंबर में अगेन जो आप यशिका पूछ रही हैं, एक बार देख लो, लगे हाथ मौका मिला है, पढ़ लो, 2 मिनट लगेंगे फिर मैं बंद कर दूंगा पीडीएफ जल्दी। मिस्टर साबरवाल सिटीजन ऑफ इंडिया वेंट टू यूएसए फॉर पर्पस ऑफ, जल्दी बोलना, क्या याद आता है, बस ये बताओ, इतना ही सुन के यार, सिटीजन ऑफ इंडिया वेंट टू यूएसए फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्या याद आता है, बस इसके लिए टेस्ट एक ही है, इसके लिए टेस्ट एक ही है, आर बनने के लिए, और नहीं है, सिर्फ 182 और अगर वो सेटिस्फाई कर देता है करंट ईयर में तो ये आर है, वरना नहीं है, और इसके लिए तो 15 लाख वाला पॉइंट भी नहीं है, बिकॉज ये कौन से वाला है, एम्प्लॉयमेंट, दैट्स वाई। और 1 सितंबर 22 को एंड रिटर्न बैक 21 मार्च कब आ गया, 23 को, डिटरमाइन उसका स्टेटस बताओ, कैलकुलेटर चला के दिन काउंट करके देख लो, शायद बनता नहीं है, काउंट करके देख लो, पूरे पूरे दिन ना बन जाए, 1 सितंबर तक काउंट करना, अप्रैल से जोड़ो 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 कैलकुलेटर पे, अप्रैल के 30 जोड़ो, बनता नहीं वैसे मेरे अकॉर्डिंग, शायद पूरा पूरा बैठेगा, वो 1 सितंबर को गया ना बच्चे बाहर को, उससे पहले तो इंडिया में था, 1 सितंबर को 2022 को वो इंडिया को गया, बाहर गया, और 21 मार्च को वापस आया, तो आप चेक करके देख लीजिए, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 जोड़ो, 30 + 31 + 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, 1 सितंबर के, एक दिन सितंबर का कितना होना, यहाँ तक, यहाँ तक, ये भी जोड़ लिया लास्ट के 10 दिन, ये भी जोड़ लिया लास्ट के 10 दिन, 21 मार्च को इंडिया आ गया था वो, तो 21 से 31, 11 दिन बने शायद ये, 21 से 31 11 ही बने, 21 तारीख दिन डे होगी, 31 का महीना मार्च, फिर भी कितने बनते हैं, हाँ बस वो कम बन रहे हैं, हाँ देखो, इन्होंने आगे आंसर मैंने शायद स्कैन नहीं करा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इन्होंने सिर्फ लॉ लिखा हुआ है, देखो सिर्फ लॉ लिखा हुआ है, और ये बाबूजी लॉ भी गलत लिखे जा रहे हैं, एक बार ये सारा लॉ लिख रहे हैं, बट लास्ट में इनको लिख के आना चाहिए कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट जाता है, देखो 2 मिनट देखो लास्ट में, पहले लॉ लिख दिया, इसी का जो डाउट पूछ रही थी, एक बार लॉ लिख दिया, कहता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया लीव इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन नंबर 2 मेंशन अबव शैल नॉट बी, ये ऐसे काम करता है, अब मेरे जैसा बंदा हो वहां पे न्यूमेरिकल सोच के सीधा ले लिखा है ये एम्प्लॉयमेंट वाला है, इसके लिए टेस्ट एक ही है, ये कहता नहीं नहीं मैं दोनों बताऊंगा, फिर बताऊंगा कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी, आगे, इन विच लिव इंडिया
In other words, for a particular previous year, he leaves India for the purpose of employment outside India. He shall be called resident if satisfy the condition number लो. इसने तो ये टेस्ट परफॉर्म करके भी नहीं दिखाया, सिंपल ये लिख दिया अगर वो कंडीशन नंबर 1 फॉलो कर देगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा, खत्म। तो ये आपका अगला चैप्टर था, कोई डाउट अगर पूछ लीजिए। डन है थ्योरी वाइज। अगला इसके बाद जो मेरे पास आता है, ये रहा आपका एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्स। पहले मैं आपको एग्रीकल्चर दिखा दूं एक बार, इसके बाद चलते हैं लाइन वाइज। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, इसके भी 23 पेज हैं। ये सारे क्वेश्चन इसके ही हैं। ये लो जी, फटाफट टिक करना बच्चे, खत्म करिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। पहला क्वेश्चन फिर आ गया, असेसमेंट ऑफ वही एग्रीकल्चर इनकम। डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम ट्रीटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, बताओ उसका क्या पर्पस है। तो पहला पॉइंट एग्रीकल्चर इनकम क्या है, उसकी डेफिनेशन याद आ गया। वो 3 टेस्ट, लैंड इंडिया में हो, लैंड कल्टीवेटेड के लिए यूज हो, एंड वो इनकम भी एग्रीकल्चर हो, ठीक है ना। तो लिखना अपना तरीका है, आलो आइए आलो। लैंड हैज टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर पर्पस क्या, देखो इतना डीप तो नहीं मैं लिख पाऊंगा ना, मैं कह पाऊंगा आपको, जैसा आपका मन समझ आता है बुक को देख के वैसा लिखाना। इनकम फ्रॉम, पागल हो गया तो इनकम फ्रॉम नर्सरी वगैरह, मतलब कहाँ लिखने बैठेंगे, बट हेडिंग यू हैव टू लर्न इट। अगर 15 नंबर में आ गया, किस्मत का पता नहीं चलता किधर घूम जाए, तो ऐसा कुछ। और प्रोसेस याद आ गया, फॉर्म बिल्डिंग और एक्सप्लेन रिगार्डिंग। फिर आया 2020 में क्वेश्चन, ये आता है पेपर में ज्यादातर, ये आता है ज्यादातर, और 7 नंबर देख रहे हो पैटर्न चेंज हुआ, वरना 5-15 चल रहा था, अब थोड़ा ट्विस्ट आया, चलो पता यार है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सुनो, हाउ वुड यू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल की इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ वो स्टेप्स, व्हेन टू इंटीग्रेट, व्हेन नॉट टू इंटीग्रेट, हाउ टू इंटीग्रेट, वो तो मेरा स्टेप ही है, वैसे पेपर में लिखे पड़े हैं सारे, पर मैं दिखा देता हूँ, ये रहे वो सारे स्टेप। तो मेरे तो 3 कंडीशन, अगर मेरी बात को कैच करती हूँ, पहली कंडीशन, आप इंडिविजुअल एचयूएफ एजेपी एओपी बीओई होने चाहिए, सिंपल भाषा में फर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी, अब नहीं होने चाहिए, कल के लेक्चर में भी था, ठीक है। दूसरा, आपकी बेसिक इनकम अदर देन एग्रीकल्चर बेसिक लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ जी मेरी इनकम 2 लाख है और एग्रीकल्चर 4 लाख है, कोई फायदा नहीं, आपकी बेसिक इनकम है, बेसिक 2.5 लाख से ऊपर, हाँ 2.5 नहीं, 2.5 3 5 अकॉर्डिंग टू योर एज, रेजिडेंट के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। तीसरा टेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये मेरे टेस्ट हैं। उल्टा पूछ लो, व्हेन नॉट टू इंटीग्रेट, अगर आप फर्म है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, तो इंटीग्रेट नहीं होगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है तो इंटीग्रेट नहीं होगा। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम है तो इंटीग्रेट नहीं। हाउ टू इंटीग्रेट, अगर आपको याद हो स्टेप मेरा, पहले हमने कहा था चुपचाप बिजनेस इनकम एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ऐड करो, दोनों पे टैक्स निकालो, ठीक हो गया। फिर दूसरा पॉइंट, बेसिक लिमिट 2.5 लाख और एग्रीकल्चर दोनों को ऐड करो, उन पे टैक्स निकालो, टैक्स आ गया, ऑब्वियसली पहले वाला ज्यादा आएगा, उसमें से वो पुराने वाला बी वाला टैक्स माइनस कर दो, वेट करो। 87 ए का क्या मिलेगा, रिबेट। अगर आप इंडिविजुअल हैं, पेपर में क्या गलती कराएगा, एचयूएफ, पेपर में आया था लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में डाल दिया सालों ने एचयूएफ और बच्चे 87 दिया, और वो क्या है 87 ने, 3 कंडीशन, आप इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, और आपकी टोटल इनकम 5 लाख से क्रॉस ना करे, एग्जैक्ट 5 भी हो। और ये 5 लाख इनकम देखने के लिए आप कौन सी इनकम देखेंगे, सिर्फ बिजनेस इनकम। वो कंफ्यूज करेगा, एग्रीकल्चर जोड़ के बनती है 560, नहीं नहीं, बिना एग्रीकल्चर के क्या है 495, और एग्जाम्पल बुक में ऐसी है 492, 490, तो वो 5 लाख से कम है तो 87 रिबेट मिलेगा। वो रिबेट देने के बाद मान लो तो बच्चा क्या कहता है सर फिर तो टैक्स जीरो आया करेगा, नहीं, कई बार टैक्स ज्यादा बन जाता है, कारण वो लास्ट क्वेश्चन देखे नहीं यार, और इनकम आ गई, लॉन्ग टर्म आ गई, स्पेशल आ गई, वो ज्यादा है, बट ठीक है। तो रिबेट देने के बाद 12,500 जो बचेगा उसके ऊपर 4%, मैंने क्वेश्चन कराया था, 690 रुपए वाला कोई टैक्स का क्वेश्चन है वो पेट आता है। डन। तो ये इन्होंने स्टेप दिए हुए हैं, ये इन्होंने कुछ एक एक ही क्वेश्चन है मैं देख पा रहा हूँ, एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल ही है अपनी तरफ से, याद करने के लिए दिक्कत कोई नहीं है, पढ़ लेना एक बार चीज क्या है, तो ये सारा आपको दिया हुआ है, तो पढ़ा मैं पढ़ाना पड़ा मैं पढ़ा दूंगा कि ये टेक्स्ट करके दिखाया हुआ, और ये आया था ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल। अब दिमाग लगाना क्या खास बात में, 2017 में आया था क्या, रमेश है रेजिडेंट क्या है, दिमाग की घंटी 3 लाख, बस ये चीज थी, वह गलती होगी 2.5, आपका रहा एक काम खराब हो गया, 87 मिलेगा। और अर्नड एग्रीकल्चर कितनी, और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसकी वैसे इन नॉन एग्रीकल्चर भाई साहब कितनी है
5 लाख, और 5 और 4 में अगर इकट्ठे कर लूं कितनी इनकम बनती है? 9 लाख। 9 लाख पे आपको क्या निकालना है, जल्दी बोलो। टैक्स निकालना है। सोचो 9 लाख पे टैक्स कैसे निकालो, आप जानते हो 3 लाख तक तो माफी है। अगले 2 लाख पे कितना बन जाएगा? 2 लाख का 10%, 5 हजार। ठीक है, 2 लाख का 10%, 5%, 10 हजार। 10 हजार। और अगले 4 लाख का 20%, जो भी बनता है, जो भी इनके कहा उन्होंने। इन्होंने कह रहा है वो है, अच्छा दो इकट्ठे कर रहे हैं ये कुछ और ही तरीके से कर रहा है, आप अपने तरीके सॉल्व करना है इसको। और अगला पॉइंट बीच में ही आ गया किसी और चैप्टर का, अदर सोर्स का आ गया। ये अदर सोर्स का पॉइंट आ गया जी, बीच में ही। हाँ, सारे ही पॉइंट, एग्रीकल्चर वगैरह, टी वगैरह माफ है जी, माफ है। वो अपने ये पढ़ा था ना स्पेशली, कैमल रेस की विनिंग से आप जो भी पैसा कमाती हैं, पैसा टैक्सेबल है, उस पर टीडीएस नहीं। पैसा टैक्सेबल है, उस पर टीडीएस नहीं था। हम धक्के से 30 कर ही जाए, कैमल रेस स्पेशली, नॉट हॉर्स रेस। और लगेगा 30%, लॉटरी सब पे 30, सब पे है। टीवी शो सब पे 30 है, केबीसी वगैरह कोई भी आ जाए। ये क्वेश्चन एक नया है अपने आप में, पहली बार आया होगा, पर करा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं क्या, ये आपने अपनी जमीन पे राइस उगाए, डिटेल आपके सामने है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 5,000 टन की कितनी है जी, जल्दी बोलना। 10 लाख। राइस सोल्ड कर दिया मार्केट में कितना टन? 1,000 टन, कितने का? 3 लाख का। राइस यूज अपनी मिल में ले गए कितने टन? चार, देखो 5,000 टन उगाया, 1,000 टन तो मार्केट में बेच दिया, कितने का बेच दिया? 3 लाख का। 4,000 टन अपनी मिल में ले आए, अपनी मिल में ले तो आए फ्री थोड़ा। वही वाला। अब 1,000 टन का रेट कितना, जल्दी बोलना। 3 लाख है, 4,000 टन का रेट क्या होगा? इंटू 3 कर सकते हैं, तो ये कितना रेट बनता है? 12 लाख। तो अगर मैं एग्रीकल्चर अगर बेचता, 12 का ये बिकता, 3 का वैसे बिक गया, 15 लाख का माल बिकता, पर प्रोड्यूस करने पे कितना खर्चा आया था? कितने एग्रीकल्चर इनकम? अभी तक खर्चा नहीं देखा। कॉस्ट इंकर्ड राइस, ए राइस मिल का खर्चा है, बात का खर्चा है, बात की बात है। और राइस फर्निश करके फिर मार्केट में कितने के बेचे? 25, वो आपकी बात है। पहले आप टोटल इनकम निकाल लेंगे, अब तक तो एग्रीकल्चर इनकम मेरी कितनी आई? 5। और लास्ट में उसने पूछा एग्रीकल्चर इनकम वगैरह वगैरह एक्सप्लेन करो, तो क्या यही था? मतलब रैंडमली पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको कराया भी नहीं है यार। मैंने आपको कराया भी नहीं है, रैंडमली पढ़ रहा हूँ, आई थिंक सो पढ़कर ही क्लियर हो रहा है, दिमाग आप कर रहा है कि मल्टीप्लाई करना और खर्चे मैनेज करना, एग्रीकल्चर अगर बताते। पर ये चलेगा स्टार्टिंग से, कि ये ज्यादा सीरियस हो गया। 1,000 टन बेचा कितने का? 3 लाख का। 1,000 टन को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा कितना आया था? वही 10 लाख खर्चा आया था, ये देखो, आया था। ये ज्यादा सीरियस हो गया। 10 लाख खर्चा आया 5,000 टन प्रोड्यूस करने के लिए, 1,000 टन के लिए कितना आएगा? 2 लाख। तो 1 लाख आपका अलग से, और ये अलग से 4 लाख रुपए कमा के दिखा रहा है। मैं इकट्ठी कर दिया, सीधा शॉर्टकट की, 15 लाख का राइस बिकता, प्रोड्यूस करने पे कितना खर्चा आया? 10 लाख, नेट कमाई 5, खत्म। आप कल को 25 का बेचो, 30 का बेचो, मेरी हेडेक नहीं होगी। अगर हम मुझसे पूछती कि मुझे बिजनेस इनकम बताओ, फिर मैं ये काम लेता, फिर ये कहता कि आज का राइस कितने का बिका, जल्दी बोलना। 25 का। मिल में कितना खर्चा आया? 5 का। टोटल कितने का हो गया? 20 का। और ऊपर अपना कितना खर्चा था घर का? वो 12 पूरा मिला के, फिर मैं बिजनेस इनकम बताता, उसमें कितना पार्ट बिजनेस, कितना पढ़ना एग्रीकल्चर। तो ये खत्म, ये पीडीएफ। और इसके बाद जो आप अदर सोर्स का कह रही थी, हाउस प्रॉपर्टी में कभी देखा आपने पीडीएफ खोल के? हाउस प्रॉपर्टी की पीडीएफ खोली हो? सेम है, मतलब कोई चेंज? तो मेरी तरफ से बचते ही दो हैं, मेरी तरफ से बचते ही दो हैं। देखो, एक लेक्चर क्लियर कट अपा लगाना है जी पीजीबीपी की थ्योरी, मे बी वो बीच में लगा लेंगे, 28 तारीख कर लेंगे, कल आप अदर सोर्स कर लो मुझसे कंप्लीट, कि आप फ्री हो जाओगे। आप कैपिटल गेन से फ्री हो जाओगे, अदर सोर्स से फ्री हो जाओगे, इन दोनों की थ्योरी से फ्री हो जाओगे, आराम से बैठ के घर पे उसको पढ़ो। एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल दोनों आपको बता दिए, न्यूमेरिकल मेरे एंड पे छोड़ दो, मैं अपने बीच में कराता रहूंगा। 28 तारीख आप लोग लगाओ मेरे अकॉर्डिंगली, ट्यूसडे ऑल्टरनेट है, मेरा फ्री भी है, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेंगे, तो उस दिन लगाओ पीजीबीपी। वो रह गया तो रह गया, मुझे लगता है लॉटरी लग गई तो साथ में कोई शायद दिक्कत आई तो आप अटेम्प्ट तो कर दोगे, एक दो क्वेश्चन आधा आधा पार्ट कुछ तो कर दोगे, वो कर लो एक बार, देखने में अर्जा नहीं, या मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग करके भेजनी है तो मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो गया, आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लो, ठीक है। और आपके एंड पे मेन जो भी 3 3 दिन करना है, हाउस प्रॉपर्टी बुक के तो कर लिए थे, इसके ये रहे, इसके क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी के, थ्योरी तो नहीं मैं मानता हाउस प्रॉपर्टी की आती होगी इतनी अच्छी वाली, कोई खास भाई हो, ये तो वैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जितना मर्जी करी जाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग हाउस प्रॉपर्टी के बनते ही क्या है जी, सिर्फ न्यूमेरिकल्स। ये देखो, दिया हुआ कुछ हुआ है, देखो 24 पेज का दिया हुआ है, 2003 में आया हुआ था, क्या चीज एक बार देख लो, डिफाइन एनुअल वैल्यू, वही उसके अकॉर्डिंगली। और ये एक्सप्लेन भी किया भाई साहब ने, ये देखो एक बार देख लो, फिर बार बार खोलने का मौका नहीं लगेगा। 2008, 11 और 11 में
फिर वही एक ही क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन, डिफाइन एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट। ठीक हो गया। ये आया था पहली बार आपके सामने डेमेरिकल, ये किस तरह से दिया हुआ है आप देख सकती हैं। वैसे पागलोगी, देखना 18, मतलब तब की बात है नहीं वैसे, 2004 का क्वेश्चन है, पर आप क्वेश्चन जरूर देख के जाना। ये पीडीएफ सबके पास है, पीडीएफ ग्रुप में। जो लोग हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल तैयार कर रहे हैं, आप लोग ईयर वाइज मत देखना, वो तो चलो 2004 हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कर लिया तो गुड, नहीं करो मैं कराऊंगा। पॉइंट ये है, मिक्सअप हो जाता है जब काम दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चन अगर हाउस प्रॉपर्टी के ये वाले इस पीडीएफ के, बुक वाले नहीं, वो तो छोड़ दो, हो गए जितने करने थे हमने कर लिए, ठीक है, वो तो बाद में भी करते रहना पेपर के आगे। ठीक, अभी के लिए आजकल में इसको खत्म करना। ये सोच के मत करना कि दो, हाँ न्यूमेरिकल जरूर, इनके दिमाग का पता नहीं चलता, पुराना उठा के दोबारा डाल दे 15 नंबर में, आपको भी मैं तो करके गई थी और फ्री के नंबर आएंगे आपके। पर छोड़ के कुछ नहीं जाना, जो मुझे लगता है ये रिपीट ही डालते हैं, उनमें से नहीं कुछ सेलेक्ट करते, रिपीट ही आएगा। तो ये करा आपने क्वेश्चन, किसी ने पहले देखा हो ये वाला, नहीं करा, तो इसलिए फिर तो अब कल से ये स्टार्ट करेंगे यहीं से। पीडीएफ दिखा दूंगा आपके सामने, ओपन रखूंगा, आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉ रिवाइज करके आना, अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। मजा तब है कि पेपर के क्वेश्चन आपसे ही करवा दूंगी, देखो भाई कैसी, ऐसी क्या पेपर में लैंग्वेज आएगी जो हमसे सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा क्या दिक्कत आता है, बुकिश लैंग्वेज तो बहुत पढ़ लिया आपने, तो ऐसा क्या पेपर में हेर फेर करते हैं, करा हुआ है वैसे तो पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। अब इसके बाद फिर न्यूमेरिकल है, देखो हेलो, ये तो नाम से 5 नंबर में, तो मैं तो कहूंगा अगर आप इसको ऐसे ही एक बार ट्राई करके देखिए, दिख रहा है आपको, ट्राई करना वैसे एक बार। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, मैं बीच में कल ना एक दो हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अगर एक दो हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। दिख रहा है ना, मतलब सोचो, असेसमेंट ईयर 23-24 में कैलकुलेटर उठाओ फटाफट, जो आपको समझ आता है वैसे कर दो। बहुत आना यार, कुछ हो जाएंगे नहीं तो बढ़िया रहेगा, 10 पेज पे आप आ गए कल खत्म हो जाएगा। यार है, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कर लो। मैं चेक नहीं किया इसलिए पूछ रहा हूँ। बोलो यार जी, 1 1 2, इतना राउंड ऑफ आ गया, 30% दिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। शाबाश शाबाश, बहुत सुंदर, देख लो ऐसे काम कर रहे हैं अभी, इतनी बार हाउस रोटी कर लेंगे, हाउस रोटी करा दो। मैं क्या इतना राउंड ऑफ कैसे आ जाएगा, ये लोग सीधा माइनस कर रहे हैं, 148 माइनस 36 112, हाँ बस वहां पहुंच गए, ये आएगा जी। ठीक है तारा, 67 600, फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हो। मैं देता हूँ आपसे, पूछा नहीं पूछा, गलत सही है, मगर राउंड ऑफ कैसे आ गया 112, कोई 30% देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ तक ठीक हो गया था पहले तो ये, हाँ अनरियलाइज्ड रेंट पहले माइनस होगा फिर, हाँ 216 ना पहले बोल देना, 216 में से माइनस किया 36, 30 और 186, वही आ गया हायर। 186 में 20% किसका, एमवी, एमवी, जब 20% दिया हो और ऑलवेज पेड दिया भी होता, 38, तो आ गया 148, इसका 30% आपको क्या मिलेगा जल्दी बोलना, स्टैंडर्ड, और 36 तो इंटरेस्ट दिया ही हुआ था, तो 67 600 इज आंसर। डाउट बताओ, दिमाग की घंटी चल रही है अब। हाँ तो ये 2005 का क्वेश्चन है, करा हुआ है वैसे हमारे सारे क्वेश्चन, ऐसे वाले 2 लाइन वाले मैंने कराए थे, बट पॉइंट इज दैट कि अभी करने हैं या कल, तो बीच बीच में कुछ आ रहे हैं तो मैं करा ही जा रहा हूँ, एकदम से क्वांटम में इकट्ठा नहीं होगा। तो इसको एक बार सॉल्व कर देखिए, हाउस 1 हाउस 2, डिटरमाइन हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ शगुन असेसमेंट ईयर फलाना फलाना, और मैं देख पा रहा हूँ दोनों रेंट पे हैं, चेक करो, फटाफट फटाफट निगाह लगाओ, कहीं दिख रहा हो तो दोनों ही रेंट पे, और दोनों ही कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 2001 2003, नए हैं, पुराने नहीं है, समस्या खत्म हो गई, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करना है, फटाफट शुरू करो। 7 मार्क्स का आया था, देखो क्या आपको समझ आता है, देखो विजिबल है, देखो
पहले हाउस वन का कर लो आराम से, फिर हाउस टू का कर लेना। फेयर दिया हुआ है, एक्चुअल एनुअल दिया हुआ है, म्युनिसिपल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है ही नहीं बाबूजी, खत्म हो गया। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, रिपेयर, इंश्योरेंस, लैंड, ग्राउंड रेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेजिंग हाउस वन, फंड्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू। अनरियलाइज रेंट पहले का है नहीं, दूसरे का है 1,60,000। अनरियलाइज रेंट 22-23 का है इतना, सोचो। ऐसी कैलकुलेटर चलाओ, देखो। करिए ट्राई जी। हाँ जी, हो गया। सिंपल है यार। करंट ईयर का जी। पिछले वाला पिछले साल मिल गया होगा बच्चे। वो तो आज आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, या नहीं मिला होगा उस एओ की दिक्कत है, असेसिंग ऑफिसर। हमें सिर्फ करंट ईयर लेना है, कंफ्यूज करने वाला पॉइंट यही था बस। पहले मुझे हाउस वन का बताओ। 60। ये आ रहा है, तुम कहाँ पहुंची जाते हो, क्या जोड़ते हो क्या घटाते हो हैं। इसको देखे तो सीरियस ही लग रहा है, रिविजन करानी पड़ेगी। क्या कर दिया। फेयर और म्यूनिसिपल यार, 60 और 61 में कौन सा आया। स्टैंडर्ड है नहीं। 61 और 63 में 63। हाँ। माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना, टाइप करो। 49। माइनस करो 30%। 14,700। और कुछ इंटरेस्ट दूसरे घर के लिए यूज किए बच्चे। उसने लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, देखो ये आ गया 14,700। ये आ गया, आ देखो। आप कहाँ पहुंच गए थे, आ देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड में हाउस वन गिरवी रखा है, पर फंड्स किसके लिए यूज करें। हाउस टू। आपने एक बार मुझसे डाउट नहीं पूछा था, बीकॉम की बाकी बुक में क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन है, वहां पे दोनों घरों में था। आप लाइन पढ़ो, लाइन चेंज है। वहां पे लाइन क्या थी, वहां पे हाउस वन का भी इंटरेस्ट दिया, बुक की रजिस्ट्रेशन है, जादू से है। अनसोल्ड वहां दोनों घरों पे था बच्चे, चेक करो। अनसोल्ड क्वेश्चन है, वहां पे दिया हुआ है दोनों घरों पे, मुझे याद है। तो यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है, और आपके सामने यहाँ पे दिया यहाँ हुआ है, बट हम यूज कहाँ करेंगे, इस केस में। वहां का पॉइंट क्या था, चेक करो। वहां पे पॉइंट क्या था, हाउस वन गिरवी रख के हाउस टू के लिए यूज किया था, बट वहां पे हाउस वन का भी इंटरेस्ट था और हाउस टू का भी इंटरेस्ट था। जो आपने मुझसे पूछा था कि हाउस टू का तो मिल गया, अभी हाउस वन का कौन सा, मैं क्या उनका अपना पर्सनल चल रहा होगा। अभी हमने मुझे क्या कहा, हाउस वन के लिए हुआ, बट यहाँ पे दूसरे का हाउस नहीं, दूसरे का इंटरेस्ट नहीं, बट जो ये ब्याज दिया, लोन यूज करा किसके लिए, हाउस टू के लिए, तो जिसके लिए यूज करा उसका ही बनता है ना, दैट्स व्हाई। तो ये नया पॉइंट था। तो ये तो इसको प्रैक्टिस करोगे घर जाके तो गलतियां पता चलेंगी, आंसर भी आपके सामने है। मजेदार चीज तो ये है, आंसर दिया हुआ है ना, फिर मिले अब कहीं। अब दूसरे का सोच के देखो, 182 और 185 में कौन सा आ जाएगा। 185, 185 और 184 में 185। 185 में से माइनस करो 40, 145। 145 में से माइनस करोगे 30। अच्छा वो भी है, ये भी रह गया फिर तो। 185 में माइनस 55, 130। 130, 130 का ये रहा, कर देता हूँ, ये रहा, कहाँ गया। इन्होंने कहाँ पे करा है उसको, सॉरी ऊपरी करना था। कंपेयर पहले करेंगे ना, ओके। तो पहले कंपेयर करके कितना आ गया अपना वहां पे, 185 माइनस, ठीक कर रहे थे वाईफाई तो बाई चांस ठीक हो गया। तो 40,000 क्या गया, 145। 145 का 30% क्या मिल गया, स्टैंडर्ड, माइनस 18,000 का इंटरेस्ट ऑन किस पे आ गया, लो। तो ये आपका फाइनली जो भी आ रहा है, ये गलत लिखा है क्या यहाँ पे कुछ इन्होंने, करना माइनस एक बार। नहीं कुछ गलत लिखा हुआ है उन्होंने, हाँ लिखा हाउस वन पे है बच्चे, यही तो प्रॉब्लम है। लिखा हाउस वन पे, जो आपने क्वेश्चन किया था लंसोर्स में क्या था, दोनों घरों के आगे लिखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ।
नहीं, ऐसा इसने लिखा नहीं, आगे क्या लिखा हो स्पेशल, दूसरे का है भी नहीं ना, दूसरे का है ही नहीं। ये तो मेरी इग्नोरेंस मान सकते हैं ना आप लोग, कि जैसे मैंने आपसे लोन लेके अपने घर पे पैसे लगाए, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट है और मेरे घर का इंटरेस्ट है। तो ये मेरी एग्जांपल है यहाँ पे। तो ये बताओ ये कैसे लिखा हुआ 83 गलत है, कैसे आ गया ये कैसे? ठीक है। अच्छा ऊपर से, ठीक है ठीक है। ये 2006 में आया हुआ है, मतलब घर जाके इसको दोबारा सॉल्व करेंगी तो बुक का क्वेश्चन है तो सेम। हाफ घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, हाफ कुछ और है, सेम क्वेश्चन है। तो मैं कल तो मैं इसको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपका देखो 8 से आ रहे हैं, और हर अटेम्प्ट में मतलब हर पेपर के टाइम पे एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, छोटे बड़ा जैसा भी। ये 5 नंबर में छोटू, देख रहे होगे, इजी इजी है, ठीक है। तो कल आप इसी के पहला काम आपका कल पहले कर लेंगे अदर सोर्स, ठीक है, जाते ही पहले खत्म कर देना, 1 घंटे का काम है, ज्यादा नहीं, अदर सोर्स को टाइम नहीं लगता, उसमें यस नो बताना है अपने, हाँ टैक्सेबल कैलकुलेटर पे करना हो जाएगा, ठीक है। एक दो पॉइंट आपके देखने वाले होंगे लाइक दैट, कि कौन कौन से पे टीडीएस है, कौन से पे टीडीएस नहीं है, या कैसे वो क्रॉस अप करता है, बुक के क्वेश्चन ज्यादा है। टाइम मिला तो कल दो काम कर दूंगा, अदर सोर्स और हाउस वर्क, बस कल दो काम करते हैं, डन है जी। चलिए सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।